गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ेंगे नंदिनी में चैप्टर 13 अगर नाक न होती। यहाँ पर जो नाक है उस नाक का संबंध मान सम्मान से लिया गया है। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हम अपने मान सम्मान को बचाने के लिए या अपने दिखावा किस तरह से हम करते हैं या किस तरह किस हद तक हम जा सकते हैं इस नाक के खातिर। तो हम इसकी रीडिंग करेंगे। कितना अच्छा होता अगर नाक न होती। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह शादी भात छोछक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। पड़ोसी के बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में जाते देख अपने बच्चों को भी मजबूर होकर उसी में दाखिला दिलाते हैं। खरीदने की औकात न होने पर भी महंगी महंगी किस्त पर टीवी, फ्रिज या कूलर आदि ले जाते हैं। क्योंकि नाक नीची होने से डरते हैं, लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इस नाक को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं कि हमें केवल दिखावा करने के लिए, अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए हमें कर्ज तक लेना पड़ता है। जहाँ हम साधारण रूप में अगर कार्य कर सकते हैं तो बढ़ा चढ़ाकर कार्य हम करते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। नाक कटने से बचने के लिए लोग नाक के ऊपर एक और नाक लगाने की कोशिश करते हैं ताकि अगर एक कट भी जाए तो दूसरी सलामत रहे। नाक वास्तव में इज्जत बचाने और इज्जत उतारने में बहुत अधिक सहायक होती है। नाक बची रहे इसलिए आदमी खाकी वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों या उनके दलालों को पत्रम पुष्पम से पूजा करते हैं, वरना पकड़ा जाएगा और किसी के सामने कैसे नाक लगाएगा। तो इस तरह से नाक को बचाने का संबंध भी एक तरह से भ्रष्टाचार में ही लिप्त होता है कि नाक के कारण आदमी को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्राय बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। आदमी की नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लड़का रूठ कर घर से भाग जाए, लड़की लव मैरिज कर ले या कोई झूठा मूठा इल्ज़ाम जान को लग जाए तो अपनी ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है यानी जो खुद नकटे होते हैं, वे दूसरों को भी नाक कटा देखना चाहते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है और नाक में दम कर देता है। नाक तब बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेलियां हैं, पर ज़्यादातर लोग उन्हें अकेली ही देखना पसंद करते हैं। एक तरफ लोग छींक की वजह से झींकते हैं तो कुछ लोग नाक में फुरैरी डालकर या नस्वार सूंघकर जानबूझकर छींकते हैं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है तब वह सारी हेकड़ी भूल जाता है और एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है। जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जिन लोगों के बदले या ईर्ष्या की भावना होती है वो भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दें। तो देखिए किस किस तरह से नाक का प्रयोग किया जाता है कि किसी के अपमान करना, ये भी नाक के संबंध में ही है कि किसी का अपमान करना है तो वो अपमान कर दिया तो वो कहलाता है, उसको माफ़ी मंगवाना, उससे
वो सब इसी नाक के संबंध में ही आता है। ज़िंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आँखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उनका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। करुण रस में बरबस बीभत्स रस आ टपकता है। नारी तो नाक पोंछने का काम साड़ी के पल्लू से चला सकती है, पर बेचारे उस पैंटधारी मर्द का क्या हाल होगा जिसे जेब में रुमाल रखने का ख्याल ही न रहा हो। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि बिना बात नाक फुला लेते हैं। नाक में जितनी कमियां या बुराइयां हैं, उससे ज़्यादा अच्छाइयां भी हैं। इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे भी नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक हो सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे। नाक रहना बहुत ज़रूरी है, वैसे भी और चेहरे पर भी। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोज़े जैसी छोटी, चोथ जैसी चपटी हो या पकोड़े जैसी मोटी, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। जिसकी नाक न हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद न करेगा, बल्कि देखकर डरेगा। भला बिना छज्जे के मकान का फ्रंट शोभा देता है? नाक हो और सुंदर हो तो सोने पे सुहागा है। इसलिए कवियों ने नख शिख वर्णन के अंतर्गत और फुटकर रूप में भी नाक का काफ़ी वर्णन किया है। उसे सोने के हीरे मोती जड़ी नथुनी, लौंग, बुलाक आदि से सजाया जाता है। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। नाक को चंपा की कली, तिल की सुगंधित फूलों से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों की है। हम क्लास में जब किसी सुंदरी सुमुखी नायिका की नाक की उपमा तोते की चोंच से पढ़ाते हैं तो हमारे हाथ के तोते उड़ जाते हैं। मन में अजीब से भाव उमड़ आते हैं। सोचने की बात है कि ऐसी नाक किसी चेहरे पर 4 चांद लगाएगी या दीवार के ठुके हुए उल्टे हुक सी नज़र आएगी। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा नाक कहा गया है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है। छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। मेरा जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर आप अंडरलाइन करते चले जाएंगे कि किस नाक को, ठीक है। और जो मुहावरे इससे नाक से संबंधित दिए हुए हैं उनके भी आप अंडरलाइन करोगे। नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित लेट कर देखें तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ, पाँव, मुंह, कान, आँख आदि में सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त है। अगर आँख आ जाए या चली जाए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। कान कट फट जाए तो उसे कंटोपा पहनकर छिपाया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट अथवा चक्की का सपाट नज़र आएगा। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा इसका इलाज भी हो सकता है, परंतु वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े से बड़े नक्कू शाह को भी नानी याद आ जाएगी। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से ऐसे भी होते हैं जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं और उनकी नाक नक्कारे सी बजती है। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दीन दुखी दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो दूसरों को नाक नचाते हैं। किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते हैं। नाकदार होते नहीं पर बनते हैं। खैर जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है। नाक न होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता।
नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल आदि सब बेमानी हो जाते। असली हींग और देसी हींग की पहचान कैसे होती? देसी घी की पहचान कैसे होती? नाक के वास्ते लोग अपना जीवन तक दांव पर लगा देते हैं और दूसरों का जीवन ले भी लेते हैं। यह परंपरा सदियों पुरानी है। चाहे इतिहास हो या फिर हिंदी साहित्य, सभी में ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिलेंगे। इन उदाहरणों में हम जीवन के लेन देन की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। नाक मानव शरीर का वह प्रतिष्ठित हिस्सा है कि हम अगर इससे अलग रहना भी चाहें तो भी नहीं रह सकते। नाक अपने भीतर बहुत से अर्थ लिए हुए हैं। अर्थ भी ऐसे ऐसे हैं कि अगर हम उसके भीतर घुसे तो बहुत गहरे उतर जाएंगे। कितने गहरे, इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। आँख हमेशा से लड़ती आई है। लड़ना लड़ाना उसका स्वभाव है। किसी की आँखें किसी से लड़ें या मिलकर चार हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं, मगर वे आपस में ही लड़ बैठें या कहाँ तक ठीक है। नाक ही है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है, अन्यथा आदमी उनके परस्पर लड़ने से आँखों से ही हाथ धो बैठता है। वैसे भी अब लोगों की नज़रों में फ़र्क आता जा रहा है। कहीं नज़र उठ रही है, कहीं गिर रही है, और इसी के साथ चश्मे की भी ज़रूरत बढ़ रही है। चश्मा चाहे नज़र बढ़ाने का हो या नज़र चुराने का, चाहे धूप से बचाने का हो, चाहे किसी रूप को छिपकर निहारने का। अगर नाक न होती तो बताइए ये चश्मा कहाँ ठहरता? नाक ही तो चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है। नाक के कारण ही सीता का हरण हुआ और रावण का मरण हुआ। अगर शूर्पणखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना कैसे होती? महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। द्रौपदी की नाक बचाते बचाते कौरव वंश ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। कौरवों को कहाँ पता था कि एक स्त्री की नाक काटने के लिए उन्हें अपने भाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की भांति रहती है, पर हकीकत यह है कि इसे खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहें किसी का सिर खा सकते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं, पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे खासे चटोरों को भी यहाँ मुंह की खानी पड़ती है। नाक के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। उच्छ्वास और निश्वास का कार्य मुंह से किया जाता है, पर प्राणों का आधार श्वास है और श्वास लेने का साधन नाक ही है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है, वह नकसुरा कहलाता है। नाक के फ़ायदे तो हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। मसलन यदि आप रात को सोते समय खर्राटे भर रहे हों और कोई भी जीव जंतु आपकी नाक में प्रवेश कर आपको हानि पहुंचा सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप चाय या पानी पी रहे हों, पानी नाक तक पहुंच जाए तो भी आपको बेचैन कर सकता है। नाक हीटर का काम भी करती है। बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। आजकल पर्यावरण प्रदूषण जोरों पर है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने बॉस की नाक के बाल बन जाते हैं। जिस प्रकार से घट्टा दिखाना, आँख दिखाना, दांत दिखाना, पीठ दिखाना आदि मुहावरे प्रचलित हैं, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना ही नक्कू क्यों ना हो, उसे भी मजबूरन होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर की शरण में भागना पड़ता है। तो इस तरह नाक की जितनी भी महिमा गाएं कम है। नाक तो आखिर नाक है, जब चाहे काटी जाए और जब चाहे कटवाई जाए। इसके रचयिता हैं गोपाल बाबू शर्मा। बेटा ये पूरा चैप्टर जो है व्यंग्य से संबंधित है। इसकी विधा व्यंग्य विधा है और उन्होंने लेखक ने, जो कि गोपाल बाबू शर्मा हैं,
उन्होंने नाक से संबंधित जो व्यंग्य है यहाँ पर किया है कि किस तरह से एक नाक का संबंध लोग अपने मान सम्मान से ले बैठते हैं और एक हथियार के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप इसके पाठ को पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं उस पर अंडरलाइन करेंगे और जितने भी मुहावरे इस पाठ में दिए गए हैं, नाक से संबंधित, आँख से संबंधित जितने भी मुहावरे हैं उन पर अंडरलाइन करके उनके अर्थ को भी आप अपनी कॉपी में, अब आपको करना है शब्दार्थ लिखना है, मुहावरे जितने दिए गए हैं उनको उनके अर्थ के साथ अपनी कॉपी में करना है।